हेलो बच्चों, मैं हूं नितिका एंड आज आपके लिए मैं लेकर आई हूं अपना एक नया टॉपिक जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। सो सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन माय क्लास। सो बेटा आज का ये जो टॉपिक है काफी कंफ्यूजिंग होता है आप लोगों के लिए। अक्सर ये याद रखना कि मैम नॉर्मल रेस्पिरेशन हो, नॉर्मल एक्सपिरेशन हो, फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो, फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो, तो कौन से मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में हमारे वॉल्यूम जो है, हमारे थोरैसिक वॉल्यूम वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, है ना। बहुत सारे ढेरों सवाल फंस जाते हैं हमारे, है ना। सो इन सारे कंफ्यूजन्स को आज हम अपने इस क्लास में दूर करेंगे बेटा। ओके, सो लेट्स बी कंटिन्यू विद मी। ओके, एंड सो फिर से मैं बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, जिसमें हम ये पढ़ेंगे ब्रीदिंग साइकिल्स थोड़ी सी, है ना। एंड आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि कैसे हम उसे रेगुलेट करते हैं। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, है ना। सो चूंकि हम ब्रीदिंग पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग का आइडिया ले लें तो ये अच्छा होगा। तो बेटा ब्रीदिंग बेसिकली है क्या? तो हमने देखा है कि इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को मिलाकर हमने ब्रीदिंग कहा है ना, कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इन दोनों इवेंट्स को कलेक्टिवली हम ब्रीदिंग कहते हैं। ऑलराइट, और क्वेश्चन ये बेटा कि इंस्पिरेशन होती कैसे है? तो बेटा देखो, इंस्पिरेशन में आप देख सकते हो कि ये जो आपको डायफ्राम दिख रहा है ब्लैक कलर का, है ना, ये क्या है अपना? ये है डायफ्राम, है ना, डायफ्राम इन दोनों इमेजेस में। और ये जो एरोज हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे रिब्स को। सो बेसिकली हमारी जो रिब केज है उसे, है ना। तो बेटा जब हमारी ये जो डायफ्राम है ना, जैसे ही हमारी ये डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी, देखो यहाँ पर शो कर रखा है ऑलरेडी फिगर में, है ना, कि इट इज शिफ्टिंग डाउनवर्ड, है ना, इट इज शिफ्टिंग डाउनवर्ड। और जैसे ही बेटा इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, तो देखो इस एक्सिस में, यानी कि हमारा ये एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस है बेटा, है ना। तो एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस में वॉल्यूम क्या हो जाने वाला है? इंक्रीज हो जाने वाला है। और जब हमारी रिब्स, ये रिब्स कहाँ जा रही है बेटा? ये देखो आउटवर्ड मूवमेंट शो कर रही है ना। तो रिब्स जब आउटवर्ड मूवमेंट शो करें, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? इसकी वजह से डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, रिब्स बाहर आ गई, रिब्स बाहर आ गई। तो रिब्स जब ऐसे यूं खुलेंगी बेटा, तो एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस में जो वॉल्यूम है, थोरैसिक वॉल्यूम, वो इंक्रीज करेगी ना बेटा। तो बेसिकली इंस्पिरेशन में हमें याद रखना है कि एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस प्लस डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज करने वाली है ना। तो हम ये लिख लेंगे थोरैसिक वॉल्यूम। ओके, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर हम बेटा यही एक्सपीरेशन की बात कर लें, तो एक्सपीरेशन में हमें दिख रहा है कि डायफ्राम की मूवमेंट अपवर्ड है, नॉट डाउनवर्ड, इट इज अपवर्ड। रिब्स कहाँ मूव कर रहे हैं बेटा? ये देखो, ये अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स वी कैन सी इन एक्सपीरेशन, राइट। सो बेटा एक्सपीरेशन में हमने देखा है कि थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो किधर किधर डिक्रीज करने वाली है बेटा, जब ये रिब्स हमारी इनवर्ड मूव कर रही हैं और हमारी जो डायफ्राम है वो ऊपर, है ना, अपवर्ड मूव कर रही है, तो ऑब्वियस है ना, थोड़ा सा चैम्बर की वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। और जैसे ही ये वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेगी और एयर जो है वो अपने हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर, यानी कि लंग से एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में मूव कर जाएगी और एक्सपिरेशन हो जाएगी, है ना। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं बेटा कि एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस प्लस डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो क्या करेगी बेटा? डिक्रीज कर जाएगी।
और हमें ये बात ध्यान रखना है कि जब भी थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, मैं इसे आगे लिखती हूँ कि बेटा when thoracic volume increases and when thoracic volume decreases, ये दो केसेस हमने देखे। तो बेटा जी जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर गई तो इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है एंड एयर मूव्स into the lungs और ये हो गई हमारी इंस्पिरेशन। ऑल राइट, इंस्पिरेशन। ओके, एंड बेटा एक्सपिरेशन में क्या होगा, तो हमने देखा कि जब हमारी थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगी और इसकी वजह से एयर जो है वो इट विल मूव आउट, एयर मूव्स आउट टू द लंग्स, राइट बेटा। और इसकी वजह से हो जाने वाली है एक्सपीरेशन, राइट। तो चलिए हमने ये देखा बेटा कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे हो रही है ना। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा की कॉन्सेप्ट और देना चाहूंगी कि बेटा जो कि हमको फर्दर अपने लेक्चर्स में काम आने वाली है। तो हमेशा याद रखना बेटा कि जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, है ना, जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, है ना, ये वो मसल्स हैं जो कि हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है ना, दो रिब्स के बीच प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये दो टाइप की हैं बेटा। कौन कौन सी, एक है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरी है, ओके लेट मी राइट इट, ICM। ओके, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और शॉर्ट में अगर हम लिखते हैं तो इसे हम EICM भी लिख देते हैं। ओके, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, है ना, इंटरकॉस्टल मसल्स यानी कि IICM। ओके, तो याद रखिएगा हमेशा बेटा कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, ओके, तो दे विल pull the ribs towards outward। ओके, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स कहाँ मूव करेंगे, रिब्स मूव आउटवर्ड। ओके, अब बेटा आपको भी पता है कि रिब्स अगर आउटवर्ड मूव करेंगी तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि इनके आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से हमारे डोर्सल वेंट्रल सरफेस एक्सिस में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो ये हो गया। और दूसरी ये चीज कि बेटा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, IICM है ना, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुई अगर, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा रिब्स मूव्स इनवर्ड, रिब्स इनवर्ड मूव करेंगी और अगर रिब्स ने इनवर्ड मूव किया तो याद रखिएगा कि इनके इनवर्ड मूव करने की वजह से भी क्या होगा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में ही चेंज आने वाला है, उसकी वॉल्यूम में ही चेंज आएगा, पर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, है ना, वो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए अब ये कॉन्सेप्ट के साथ हम जरा आगे बढ़ते हैं
और ये देखते हैं बेटा कि अब हम अपनी ब्रीदिंग रेट को फाइनली ऑल्टर करेंगे कैसे। ओके, तो ये चीज हमें जरा देखनी होगी। ओके, तो आप एक चीज देखो, यहाँ समझने की कोशिश करना कि मान लो हमने ये पढ़ा है कि भाई हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक, नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, सडनली हमें किसी रीजन की वजह से रनिंग करनी पड़ी, है ना, एक्सरसाइजेस करने पड़े, तो हम अपनी ब्रीदिंग रेट को कैसे चेंज करेंगे, हम अपनी ब्रीदिंग रेट को कैसे चेंज करेंगे, ये है हमारे आज के वीडियो का मेन फोकसिंग एरिया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि भाई ये जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग रेट है ना, इसे हम दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं बेटा। पहला हमारी न्यूरल कंट्रोल और दूसरा है हमारा केमिकल कंट्रोल। ऑलराइट बेटा, ये जो न्यूरल कंट्रोल है इसमें आपको पता है ना कि एज नेम इज डिपिक्टिंग न्यूरल, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, है ना। और जो केमिकल कंट्रोल है, इट मीन्स कि सम केमिकल इज इन्वॉल्व इन इट। ओके, सो हियर chemosensitive areas are present. Okay, so chemosensitive areas, chemosensitive receptors, okay, about which chemical they are sensitive we will learn it also. Okay, but further in our video. Okay, so अभी एक चीज और समझेंगे कि न्यूरल कंट्रोल जो है आखिर वो उसे हम कर कैसे रहे, कैसे ये जो न्यूरल सिग्नल है उसे हम सेंड करके मजे में ब्रीदिंग रेट जो है उसे कंट्रोल कर ले रहे हैं, कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये देखिए जरा, अगर हम न्यूरल कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारे पास बेटा हमारे ब्रेन में दो मेजर एरियाज प्रेजेंट है। पता है कौन कौन से? एक तो अपना ये पॉन्स है भाई, ठीक है, ये याद रखेंगे हम, ये पॉन्स है ना, ये देख सकते हैं हम, ये एरिया है पॉन्स का। और दूसरा ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, वो है मेड्यूला का, मेड्यूला। ओके, तो बेटा ये जो मेड्यूला है ना, इस मेड्यूला में एक स्पेशल सेंटर प्रेजेंट होता है इसमें, जिसे हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर या RRC कहते हैं। ओके, इसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में RRC कहते हैं। ओके, दूसरा जो नेम है वो है पॉन्स के अंदर, है ना, क्या है बेटा? वो सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बेटा बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से याद रखना कि पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है, मेड्यूला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है। कई बार क्वेश्चंस इससे भी डायरेक्ट आ जाते हैं, राइट, या फिर स्टेटमेंट में थोड़े से चेंजेस करके वो आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछ लेंगे, आप गड़बड़ करके चले जाओगे अगर आपने याद नहीं रखा होगा तो। ओके, अगर आप भूलते हो तो याद रखना कि रेस्पिरेटरी, ये जो पॉन्स है, P फॉर पॉन्स, P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एंड मेड्यूला, मेड्यूला के लिए नेक्स्ट जो सेंटर है वो अपना है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर उधर प्रेजेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इमेज, इसको मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगी। ये इमेज जो देख रहे हो आप पॉन्स एंड मेड्यूला की, है ना, इसे हमने शॉर्टली, रफली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि आखिर ये कर कैसे रहे हैं ब्रीदिंग चेंजेस, है ना, ब्रीदिंग रेट को पहले ये कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, ब्रीदिंग साइकिल को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। बेटा इंस्पिरेशन हो रही है, एक्सपिरेशन हो रही है ना, तो उसे ये कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, पहले ये देखते हैं। आ जाओ ब्रीदिंग साइकिल, है ना। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करेंगे, यानी कि नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए आप देख रहे हो ना, ये, हाँ, ये अगर हमारा बेटा ये जो एरिया है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये एरिया, ठीक है, इसे हम कह रहे हैं पॉन्स। ओके, इसे हम कह रहे हैं पॉन्स। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जिसे अभी अभी मैंने ग्रीन कलर से फिर से शेड किया, दिस इज आवर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ओके, चलिए अब इसे क्लियर कर देते हैं हम, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये कौन सा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कर क्या रहे।
तो बेटा सबसे पहले नॉर्मल रेस्पिरेशन में मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर आप ये बात समझना कि इसके डोर्सल साइड पे, ये रहा हमारा डोर्सल साइड और ये रहा हमारा वेंट्रल साइड, है ना। तो डोर्सल साइड पे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं बेटा, ठीक है। इसे हम एक और क्या नाम देते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या फिर शॉर्ट फॉर्म में डीआरजी। और इधर पड़ा है अपने वेंट्रल साइड पे एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप या फिर डीआरजी। ओके, चलिए, तो कब कब कौन कौन एक्ट कर रहा है बेटा, देखो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करेगा, जब हमें नॉर्मल इंस्पिरेशन करनी है तो क्या होगा, सबसे पहले इंस्पिरेशन पढ़ते हैं वो भी नॉर्मल। तो ये जो अपना डीआरजी है ये दो लोगों को सिग्नल सेंड करेगा, किसको किसको, डायफ्राम, ओके। बेटा आपको ना, एक मिनट मैं लिख लूं एक बार। बेटा आप एक बात समझना कि हमें इंस्पिरेशन करानी है ना। तो इंस्पिरेशन के लिए हमने क्या देखा था इनिशियली, कि हमको हमारे थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम को क्या करना है बेटा, इंक्रीज करना, ताकि एयर अंदर आ पाए, है ना। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और एयर जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में आ जाएगी, क्योंकि हमारी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। ये हमने पढ़ रखा है अभी, है ना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बेटा, कि ये जो डायफ्राम है उसको इसने सिग्नल सेंड किया और साथ में किसे करेंगे, हमें लंग्स को, रिब केज को कहाँ पुल करवाना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज करना है ना वॉल्यूम को, तो हमें एक्सटर्नल आउटवर्ड साइड पे मूव कराना पड़ेगा, यानी कि आउटवर्ड साइड पे कौन मूवमेंट दे रहा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, है ना। तो बेटा जी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को भी एक सिग्नल जाएगी, ओके। सो अपना जो डीआरजी है, याद रखिएगा कि अपना जो ये डीआरजी है ये एक पॉजिटिव न्यूरल सिग्नल सेंड करेगा, ओके। ये एक पॉजिटिव न्यूरल सिग्नल सेंड करेगा, कहाँ कहाँ, डायफ्राम और ईआईसीएम को, है ना। रिजल्ट क्या होगा बेटा, रिजल्ट ये होगा कि इन दोनों की होगी कॉन्ट्रैक्शन, ओके। इन दोनों की होगी कॉन्ट्रैक्शन, ऑलराइट, इन दोनों की होगी कॉन्ट्रैक्शन, है ना। और जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने ये पढ़ा था कि मैम अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ऑब्वियस है कि वो नीचे की तरफ मूव करेगी, यानी कि वो फ्लैट होगी, और जब वो फ्लैट होगी तो वो नीचे की तरफ जा रही है। और अगर, और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स पुल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो हमारे रिब्स को आउटवर्ड मूवमेंट देगी, यानी कि बेटा हमारा जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाने वाला है ना। और इसकी वजह से इंट्रा, मैं अगेन सेम स्टोरी लिख रही हूँ, है ना। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर जाने वाली है, और जैसे ही ऐसा होगा बेटा, क्या होगा, एयर मूव्स इनटू द लंग्स, है ना। बहुत ही इजी और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गई बेटा हमारी नॉर्मल, ओके। अगर हम इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिखें ताकि ये इजीली रिफ्लेक्टिव हो, है ना, इसकी वजह से क्या होने वाला है, नॉर्मल इंस्पिरेशन, है ना, नॉर्मल इंस्पिरेशन बेटा, ओके। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा, और इसी में ये देखते हैं कि नॉर्मल एक्सपीरेशन कैसे होगी। तो बेटा जी नॉर्मल एक्सपीरेशन के लिए क्या होगा, कि अब फर्दर देखो बेटा, अभी उसी साइकिल में आगे बढ़ रहे हैं हमने इंस्पिरेशन कर ली नॉर्मल, अब हमें नॉर्मल एक्सपीरेशन करनी है ना। नॉर्मल एक्सपीरेशन कैसे करेंगे बेटा, वो ही मसल्स जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मजे में रिलैक्स कर जाएंगे, यानी कि डायफ्राम, सॉरी मैंने गलत लिख दिया स्पेलिंग,
प्लस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, दे विल रिलैक्स, है ना। जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो नॉर्मल इंस्पिरेशन हुई थी, अब इन्होंने रिलैक्स किया है तो ऑब्वियस है बेटा थोरैसिक वॉल्यूम, या फिर इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, है ना। तो आप चाहो चाहे जो भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, है ना। तो ये बेटा बेसिकली इंक्रीज करने वाली है और इसकी वजह से जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी, थोड़ा शॉर्टकट यूज किया है यहाँ पर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो जाने वाली है बेटा, इंक्रीज हो जाने वाली है और इसकी वजह से हो जाएगी हमारी नॉर्मल एक्सपीरेशन। ऑलराइट, होपफुली यहाँ तक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ, है ना। अब आते हैं बेटा फोर्सफुल एक्सपीरेशन पे। ऑलराइट, तो देखिएगा फोर्सफुल एक्सपीरेशन कैसे हो रही है। आइए यहाँ पर एक छोटी सी बाउंड्री बना देते हैं। ओके, सो बेटा फोर्सफुल एक्सपीरेशन कैसे होगी, तो देखो बेटा इस सिचुएशन में ना देखो नॉर्मल और फोर्सफुल इंस्पिरेशन की बात करेंगे ना, तो इन दोनों में ही हमारा जो डीआरजी है वो ही एक्ट करेगा, ठीक है, और डायफ्राम और ईआईसीएम ही एक्ट करेंगे। ओके, लेकिन अब इन्हें ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा सिग्नल्स लाने की जरूरत होगी ना। देखो यहाँ पे एक सिग्नल आया था तभी तो ये कॉन्ट्रैक्शन हुए थे ना बेटा, तो अब सिग्नल और कौन भेजने वाला है, देखो जब भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन करनी होती है, सॉरी फोर्सफुल इंस्पिरेशन करनी होती है, टीआरजी जो है वो एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है, किसको, वो सेंड करता है हमारे वीआरजी को, है ना। ऑल राइट, वीआरजी को, और ये जो वीआरजी है ये क्या करेगा बेटा, ये भी स्टार्ट कर देगा वापस से हमारे डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को सेंड करना सिग्नल्स। ओके, तो अब पहले डीआरजी से सिग्नल आ रहे थे केवल, अब वीआरजी से भी आ रहे हैं। अब इन दोनों से जब सिग्नल्स आ रहे बेटा तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, है ना। सो VRG also gets activated, right? Activated, और इसकी वजह से क्या होगा बेटा, more signals are received by diaphragm, क्या, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लें जरा, डायफ्राम प्लस ईआईसीएम, है ना, ईआईसीएम। अब किस चीज के लिए ये भी मेंशन कर लें कि फॉर कॉन्ट्रैक्शन, फॉर देयर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब चलिए और आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। तो हमें क्या मिलने वाला है बेटा कि जब उनमें और ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मोर thoracic वॉल्यूम डिक्रीजेस, है ना, ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट किया है ना। तो बेटा अब क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम और ज्यादा डिक्रीज कर गई, इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज्ड मोर, सॉरी डिक्रीज्ड मोर, है ना। अब ज्यादा डिक्रीज कर गई इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर तो ज्यादा एयर अंदर आ जाएगी, राइट। सो मोर एयर enters into the lungs, है ना, और इसकी वजह से बेटा हो जाने वाली है क्या, इसकी वजह से होगी नॉर्मल, सॉरी फोर्सफुल इंस्पिरेशन, राइट, फोर्सफुल
इंस्पिरेशन, है ना बच्चे। चलो, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन तक देख लिया, अब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करानी है बेटा। तो याद रखना, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में छोटा सा चेंज है ना। सॉरी, मैं देख लूं जरा, मैंने आपको पढ़ाया अब तक नॉर्मल इंस्पिरेशन, ओके, फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी पढ़ा दिया, ऑल राइट ऑल राइट। फिर यहाँ पे नॉर्मल एक्सपिरेशन पढ़ाया है, अब यहाँ पढ़ाऊंगी आपको फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ऑल राइट ऑल राइट, वेरी गुड। सो बेटा देखना जरा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए क्या करना होगा अब हमारे लंग्स को ना। बेसिकली नॉर्मल एक्सपिरेशन के लिए तो हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ही काम कर रहा था, पर अब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल रोल में आएगा। और बेटा ये जो VRG है ना, इट सेंड्स, सॉरी मैं ग्रीन कलर से लिख रही थी ना इसके लिए, तो हम सेम कलर यूज करेंगे, ओके। सो VRG sends signal to IICM यानी कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। और मैंने आपको बता रखा है बेटा कि जब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारी रिब्स इनवर्ड मूव करेंगी। सो बेटा जी, रिब की अगर इनवर्ड मूव करेगी तो थोरैसिक वॉल्यूम क्या करने वाली है, थोरैसिक वॉल्यूम फिर से बेटा डिक्रीज कर जाएगी, और वो भी ज्यादा डिक्रीज करेगी, है ना। और फिर से बेटा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी। और once again you will see here forceful एक्सपिरेशन बेटा, ओके, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो ये थी कहानी हमारे नॉर्मल रेस्पिरेशन और फोर्सफुल रेस्पिरेशन की, ओके। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि भाई ये कैसे कैसे चल रही है, कौन कौन से मसल्स एक्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रही हैं, एवरीथिंग वी हैव डन, ओके। अब एक नई चीज पढ़ते हैं बेटा कि एक याद करिए, लेक्चर के इनिशियल में मैंने आपसे बोला था कि अगर सडनली हमें भागना पड़ जाए, है ना, फास्ट रनिंग करनी पड़ जाए, हमने फिजिकल एक्टिविटी कर ली कोई, है ना, हमने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से हम पैनिक कर गए, है ना, इन सब केसेस में क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड होती है ना, यानी कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ चुकी है। अगर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ चुकी है हमारे बॉडी की, तो ऑब्वियस है बेटा कि इसे फुलफिल करने के लिए हमें ज्यादा ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करना है, एंड हाउ वी विल डू दिस, क्योंकि नॉर्मली तो हमने देखा कि भाई 2 सेकंड के लिए इंस्पिरेशन हो रही है, एक्सपिरेशन हो रही है, 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड्स में एक बार हम मतलब पूरी हो रही है, 5 सेकंड्स में एक कंप्लीट ब्रीदिंग, है ना। तो 1 मिनट के अंदर हम 12 to 16 टाइम्स ही ब्रीद कर पाते हैं नॉर्मली, है ना। लेकिन अगर हम इसे बढ़ाना हो फिर क्या करेंगे हम, वो पढ़ते हैं हम इस टॉपिक में, ओके। सो हाउ वी विल इंक्रीज आवर ब्रीदिंग रेट बेटा। तो इसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसे बढ़ाने के लिए हमारी जो पॉन्स है ना वो एक्टिव हो जाएगी बेटा। अब रोल में आती है अपनी पॉन्स, है ना। नाउ शी इज वेरी हैप्पी, आवर पॉन्स वेरी वेरी हैप्पी कि चलो मेरा रोल जो है वो आ चुका है, चलो अब मैं एक्शन में हूँ। तो ये जो अपना पॉन्सेस के अंदर हमने देखा था बेटा कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स होते हैं, है ना। तो बेसिकली अपना ये जो पॉन्स है वो अपने DRG को ना एक नेगेटिव सिग्नल सेंड करता है। कैसा नेगेटिव, पॉजिटिव वाली सारी बातें पढ़ ली हम। तो अब एक नेगेटिव सिग्नल सेंड हुई है अपने पॉन्स से DRG को। ये क्या है बेटा, अपना DRG। ये देखो ये कौन सा है अपना, ये है ना अपना DRG, यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, है ना। इसको अच्छे से लिख दूं आपके लिए, यस DRG। तो बेटा यहाँ पे तो RRC, अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखिएगा ये जो पॉन्स है इसने DRG को एक नेगेटिव सिग्नल भेजा। तो बेटा अपना जो DRG था या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था, ये क्या कर रहा था ये क्या करता है ना कि
आपके, क्योंकि अभी तक देखो जब इसने पॉजिटिव सिग्नल सेंड किया था ना तो इसने ब्रीदिंग को सपोर्ट किया था, पर अब ये क्या करने वाली है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कम करने वाली। क्यों? क्योंकि इसने नेगेटिव सिग्नल रिसीव किया है पॉन से। तो बेटा जब भी अपना जो ये पॉन्स है ये एक नेगेटिव सिग्नल सेंड करेगा, मैं यहाँ लिख दूं नेगेटिव सिग्नल सेंट टू डीआरजी और आरआरसी। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा कि जो ड्यूरेशन थी अपनी इंस्पिरेशन की वो डिक्रीज कर जाएगी। जो हमने देखा था वो 2 सेकंड के लिए हो रही है, अब वो लेस देन 2 सेकंड्स के लिए होगी, ठीक है। और जो एक्सपिरेशन थी वो भी अब लेस देन 3 सेकंड्स के लिए होगी। तो बेटा कम कम टाइम के लिए हम इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं ना, यानी कि जो ब्रीदिंग है वो कम टाइम में पूरी हो जाएगी। तो अब हम 1 मिनट में ज्यादा बार ब्रीद कर पाएंगे ना बेटा। सो मोर नंबर ऑफ ब्रीदिंग इन 1 मिनट। और अगर ऐसा है कि हम मोर नंबर ऑफ ब्रीदिंग कर रहे हैं इन 1 मिनट, तो ऑब्वियस है कि हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ चुकी है ना, ये याद रखना, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ चुकी है बेटा। ऑल राइट, याद रखेंगे। चलिए, सो ब्रीदिंग रेट कैसे बढ़ी हमारी, जब पॉन्स ने एक नेगेटिव सिग्नल सेंड किया डीआरजी को। डीआरजी ने क्या किया, इंस्पिरेट ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को डिक्रीज कर दिया और रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा दिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है केमिकल कंट्रोल। हमने देखा था ना बेटा कि जो ब्रीदिंग रेट है उसे हम दो तरीकों से कंट्रोल कर सकते थे, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल इनिशियली पढ़ा, फिर मैंने आपको ये बताया कि बेटा आखिर हम ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करेंगे कैसे, है ना, कि भाई नर्वस सिस्टम भी है, वो सिग्नल सेंड कर रहा है, तो कहाँ कहाँ पे होगा, अब क्या होगा। अब ये देख लिया हमने कि भाई कौन सा डीआरजी को होने वाला है ये, ठीक है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल कंट्रोल। और केमिकल कंट्रोल में मैंने आपको बताया था ना कि देखो बेटा केमिकल कंट्रोल में एक कीमो सेंसिटिव एरिया पे प्रेजेंट है, दूसरा कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है। कीमो सेंसिटिव एरिया है वो आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी कि डीआरजी, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे मेड्यूला में प्रेजेंट होती है ना, अगर याद हो आपको, अब ये भी पढ़ाया है बेटा, है ना। तो ये मेड्यूला में प्रेजेंट है। और कीमो रिसेप्टर्स है ना, यानी कि कुछ ऐसे सेल्स विच आर सेंसिटिव, दीज आर सेंसिटिव टू some chemicals, और उन केमिकल्स में मेजरली क्या है बेटा, वो हमारी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इन्हें ये आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये तो हमने समझ लिया कि कीमो सेंसिटिव एरिया कहाँ प्रेजेंट है, भाई तो वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के आसपास प्रेजेंट है, ऑलराइट। लेकिन ये कीमो रिसेप्टर्स किधर प्रेजेंट है मैम, ये आप कह रहे हो प्रेजेंट इन आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, पर ये कहाँ है मैम, ये बता दो, है ना। तो चलिए इसे समझते हैं हम अपने इस स्लाइड पे। ये रही हमारी हार्ट की एक रफ डायग्राम, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से एक जो ब्लड वेसल ओरिजिनेट होती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती है, उसे हम आयोटा कहते हैं, ऑलराइट। तो ये अपनी पिंक कलर की आयोटा है ना। ये आयोटा यूं कर्व कर जैसा एक शेप फॉर्म करती है ना, और हार्ट के डोर्सल साइड से, है ना, वो नीचे की तरफ जाती है ना। तो बेटा ये इसकी वजह से यहाँ पे जो कर्व फॉर्म हुई है, आपको ये जो कर्व दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा सा इसे, अच्छा ये कंप्लीटली फिर आपको नहीं दिखने वाला, नो इश्यूज। आप ये देखो ये जो कर्व फॉर्म हुआ है ना, इसे ही हम कहते हैं बेटा आर्क। तो ये किसने फॉर्म किया, आयोटा ने, इसलिए हमने इसे बोल दिया आयोटिक आर्क। याद रखेंगे, आयोटिक आर्क कह रहे हैं हम, है ना। और दूसरी है कि बेटा ये जो आयोटा है ना, आयोटिक आर्क है ना, बेसिकली इस आयोटिक आर्क से फर्दर कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्रांच करती हैं, है ना। और इनकी ब्रांचिंग में हमें एक जगह पे कैरोटिड आर्टरीज मिलती हैं, ओके, कैरोटिड आर्टरीज, ओके। तो आपको ये याद रखना है कि जो आयोटिक आर्क है और कैरोटिड आर्टरी है, इन दोनों में ही ये कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंसिटिव हैं हमारे CO2 और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ऑलराइट। तो बेटा जी
देखिए अब ये जो ब्लड इस अयोटिक आर्क या कैरोटिड आर्टरी के थ्रू होकर जाएगी, है ना, इसमें CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कहीं पीएच तो डिक्रीज ना कर रही है ना। तो बेसिकली जब भी इस ब्लड में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में जो ऑप्टिमम रेंज है इसकी उससे इंक्रीज करेगी, ठीक है, उससे इंक्रीज करेगी, या फिर इस ब्लड की पीएच डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे बेटा। ये जो कीमो रिसेप्टर्स आप देख रहे हो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे इस चेंज को, है ना, कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आए हैं, है ना, वो इंक्रीज हो चुके हैं, पीएच डिक्रीज हो चुकी है इस ब्लड की, है ना, और ऐसा आइडेंटिफाई करके ये सिग्नल सेंड करते हैं। ओके, दे सेंड, ओके मैंने लिखा है ये, तो मैं नहीं लिख रही अभी। दे विल सेंड सिग्नल टू हुम बेटा, दे विल सेंड सिग्नल टू RRC, ओके। और ये RRC को जैसे ही, यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि हमारे मेड्यूला में प्रेजेंट थी, है ना, उसे ये सिग्नल सेंड करेंगे, तो हमारी RRC एक नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगी, यानी कि अभी फिर से क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे देखो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी, लेकिन हमें अपने बॉडी में नेचुरली हेल्दी कंडीशन क्या है बेटा कि ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहे हैं ना, तो बेटा ये ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है, यानी कि ब्रीदिंग ज्यादा करनी है। ब्रीदिंग ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करती है, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को डिक्रीज कर देती है और इंस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देती है ना। तो बेटा ये लिखा है मैंने, इंस्पिरेटरी रेट इंक्रीज्ड, सो ये नेसेसरी एडजस्टमेंट का क्या मतलब था, होपफुली यू अंडरस्टूड हियर, है ना। ओके, सो हमने आज का अपना ये टॉपिक जो है उसे कंप्लीट कर लिया है, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, ओके। तो आपके लिए मैं कुछ छोटे से क्वेश्चंस भी लाई हूँ, है ना, एक बहुत छोटा सा और एक बहुत बड़ा सा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले मोस्ट इजी क्वेश्चन से कि एक्सपिरेशन अकर्स व्हेन, एक्सपिरेशन कब होगी बेटा। सबसे पहले इस वीडियो के एकदम शुरुआत में हमने पढ़ा था कि भाई एक्सपिरेशन करनी है अगर, तो हमें एयर को बाहर करना है, एयर को बाहर करना है अगर हमारे लंग्स से, तो हमको हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज करनी होगी, है ना, कहाँ से ज्यादा, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उससे ज्यादा, है ना, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेंगे, यानी कि जो वॉल्यूम है उसे डिक्रीज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन है बेटा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस, एक्सपिरेशन ही तो करनी है, और अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाए बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो ऑब्वियस है कि एयर जो है वो अपने हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ चली जाएगी, यानी कि हमारे लंग से निकल के बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि थोड़ा बड़ा है पर बहुत इजी है, अभी तक जितना पढ़ा है ना सब यूज हो जाएगा ना, सब तो नहीं पर इनिशियल सेगमेंट का जरूर यूज हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आइए अटेम्प्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट टू इनिशिएट इंस्पिरेशन, राइट। तो बेटा ये स्टेप्स लिखे हैं, इन्हें अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि सबसे पहले होगा क्या बेटा, देखो सबसे पहले डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगी, है ना, तो ये देखो बेटा जी सबसे पहले ये होगा, अच्छा मैं यहाँ पर ना ब्लैक कलर यूज कर लेती हूँ आपके लिए, तो आपको विजिबल होगा, ये देखो ये नंबर 1 इवेंट हो गई, है ना, कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगी डायफ्राम में, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ऑब्वियस है कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा उसका वॉल्यूम, है ना, उस डायरेक्शन में वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये वो सबसे पहले कौन सा स्टेप हमने देखा बेटा, 4, है ना, सबसे पहले देखा 4, फिर देखिए जरा 6, है ना, क्यों, क्योंकि हमने बोला कि भाई एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम जो है इंक्रीज करने वाली है, तो 6 सही है ना। एंड आफ्टर दैट बेटा सिर्फ डायग्राम ही तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते इंस्पिरेशन के लिए, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी कर रहे होते हैं, तो इसके बाद एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन। आफ्टर दैट अच्छा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स एंड स्टर्नम दोनों की मूवमेंट हो गई, है ना। चलो अब आते हैं बेटा, द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेस इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, यस, है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यही होने वाली है, तो ये कौन सा ऑप्शन है बेटा अपना, ये है सेकंड, है ना। ऑलराइट, ये आ गया अपना सेकंड। एंड आफ्टर दैट आ जाइए, जब ऐसा होगा तो फिर मतलब कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस सब में वॉल्यूम बढ़ चुका है ना, तो ऑब्वियसली कि पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर चुकी है बेटा।
तो हम लिखते हैं 7th नंबर, और उसके बाद फिर कौन आना चाहिए अपने पास? तो देखिए, जब वॉल्यूम इंक्रीज कर गई तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, तो 3rd नंबर का ऑप्शन आएगा अपने पास। एंड आफ्टर दैट बेटा, जब पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी, है ना, सॉरी इंक्रीज कर इंस्पिरेशन बढ़ रहा है ना, डिक्रीज करेगी, सॉरी। सो डिक्रीज कर जाएगी तो ऑब्वियस है ना बेटा कि एयर बाहर जाएगी, है ना, तो एयर रशेस इनटू द लंग्स, है ना, सॉरी फिर से बोल दिया, बाहर चली जाएगी, मेरे दिमाग में एक्सपिरेशन ही चल रहा है, वेरी सॉरी। सो मेक इट करेक्ट कि एयर जो है अंदर आने वाली है, क्योंकि हमने वॉल्यूम को क्या किया है, इंक्रीज किया है, और प्रेशर को डिक्रीज किया है ना। तो चलिए 5th नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है बेटा वो है डी। ओके, सो होपफुली आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और घर जाकर वापस से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बनाना इस पे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो मैंने आज होपफुली आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो थैंक यू वेरी मच।